नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का गुरु भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे साथ है मेरे बहुत ही अजीज दोस्त जिनका नाम है डॉक्टर अवनीश द्विवेदी। हाँ, ये डॉक्टर हैं क्योंकि इन्होंने पढ़ रखा है आईआईटी मुंबई से पीएचडी। और ये एकमात्र मैं जिनको जानता हूं जो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनमें से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने रियल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ खेला है, जिनके रिसर्च जो अगर आप सर्च करोगे तो शायद वन ऑफ द टॉप जो जनरल्स होंगे इंटरनेशनल जनरल, वहां इनके रिसर्च आते हैं। मुंबई की जाने माने फैकल्टी, मेरे साथ मेरे पार्टनर रहे हैं दूसरे ट्रैक के अंदर, मेरे गुरु भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। मैंने आज इनको इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए इनवाइट किया है ताकि ये शेयर कर पाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे आप फॉलो करें ताकि आपका जेई एडवांस का पेपर सही हो। तो वेलकम अवनेश सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। और जैसा आपने बताया सही बात है, सारी चीजें हमने आपसे भी सीखा है। और इंसान जब दो चार कलीग के साथ काम करता है बहुत सारी चीजें शेयर करता है एंड इस तरीके से एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखता भी है। राइट, हम लोगों के गुरु तो ये बच्चे भी हैं जिनको हमने कई बार क्लास में ऐसे ऐसे डाउट डिस्कस किया है जिसमें ऐसी ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं जो हम ऐसे ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं सोचते। जब एक बच्चा पूछता है तो हम सोचने लगते हैं। तो भाई इन बच्चों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। एंड पहले तो भाई नमस्कार बच्चों। देखिए अभी टाइम बहुत कम है, राइट। जैसा सर ने कहा कि ऑर्गेनिक में हम आप लोगों को कुछ सजेशन दें। देखो बेटा, जो भी हम आपसे शेयर करेंगे ना वो एक मेरा पर्सनल व्यू है, राइट। तो आप उसको एकदम एब्सोल्यूट वे में मत जाना, पहला रिक्वेस्ट तो ये है, राइट। मैंने जिस तरीके से सोचा है, कुछ जगह एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक अप्रोच आपको बता रहा हूँ। आप इनिशियल के 1 दिन 2 दिन देख करके देखो, ट्राई करो। अगर आप खुद से जस्टिफाई कर पा रहे हो, आपको सही लग रहा है, तो आगे फॉलो करना। अदरवाइज ऐसे पीक टाइम पे किसी को सजेशन देना जब आपके पास बहुत कम टाइम हो और कोई ऐसी रणनीति बताना कि नहीं आप ऐसे ही करिए, ये बेटा कुछ हद तक बहुत जस्टिफाई नहीं हो पाता है। हो भी पाता है, नहीं पाता है, और केस टू केस वेरी करता है, राइट। मैं आपको यही कहूंगा, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा एक मेरा पर्सनल व्यू है। आप उसको 1-2 दिन में देख लेना, अगर आपको सही लग रहा है तो आगे फॉलो करना, अदरवाइज जो आपके लिए बेस्ट तरीका हो वही अपना। ठीक है, चलिए अब आते हैं पर अपने कुछ वो स्टूडेंट भी देखेंगे इन वीडियोस को जो अभी देने वाले हैं अगले साल जाके, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका भी माइंड सेट एडवांस के हिसाब से प्रिपेयर हो पाए, इसी तरह से अपन वीडियो को बना रहे हैं। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी हो आप शेयर कीजिए, जो बाई चांस अगर इन बच्चों के पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है तो दे विल फॉलो दैट पार्ट। हाँ, मतलब ओवरऑल क्या मैं सोच रहा हूँ सर कि देखिए अप्रोच तो एक ही है, ये एडवांस का अप्रोच तो एक ही है। अब ये है कि आपके पास कितना टाइम है, किस तरह से आप डेडिकेटेड हैं, तो उस अप्रोच को कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं वही वेरी करता है। यानी केवल क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ अप्रोच वेरी करती है, बाकी अप्रोच तो चेंज होने वाला है ही नहीं सर। वो तो एक फिक्स डेकोरम है, किसी भी एग्जाम का एक पर्टिकुलर डेकोरम होता है, और अगर आपको वो एग्जाम क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको उसी के रिदम में, उसी की फ्रिक्वेंसी में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे जो पैटर्न है, जो ये एडवांस का पैटर्न है, जो क्वेश्चन के तरीके हैं, कहाँ से क्वेश्चन पिकअप किया जा सकता है, ये एक बार समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम इन्हीं बच्चों को कह दें कि बेटा आप आईआईटी के लिए पेपर बनाइए, कोई 1-2 चैप्टर दे दें, हमने इनको जीओसी दे दिया, हमने इनको रिएक्शन मैकेनिज्म दे दिया, या कोई भी केमिकल बॉन्डिंग दे दिया, तो ये खुद जब पेपर बनाने बैठेंगे तो ये खुद सोचने लगेंगे कि इस टॉपिक में ऐसी क्या चीज है जिसके बेसिस पे या इन एंड राउंड पूरा कॉन्सेप्ट रोटेट होता है। यानी पूरे कॉन्सेप्ट का ग्राउंड कहाँ पे है, राइट, और उस ग्राउंड का अप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, ये खुद सोचने लगेंगे जब ये पेपर बनाएंगे। यही तरीका एक आईआईटी के प्रोफेसर भी सोचते हैं। भाई हम पेपर बनाएं, हम कैसे बच्चों को इवेलुएट करें, क्या क्या चीजें पूछ पाए इनसे। देखिए जैसा कि आपने पहले भी देखा है, जेईई मेंस का जो पेपर होता है वो डेटा बेस्ड होता है। मतलब उसमें आपसे डेटा पूछा जाता है, क्या आप ये जानते हैं, क्या आप ये जानते हैं, क्या आपने रिएक्शन पढ़ा है, इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होता है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, राइट, गिवन रिएक्शन नेम क्या होगा,
तो कहीं ना कहीं वो डेटा बेस्ड एग्जाम जो एनटीए करा रही है अभी, जो सीबीएसई पहले कराती थी, तो वो लोग टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाते। अगर आपका डेटा अच्छा ज्यादा एक्यूमुलेट कर रखा है आपने, तो जेईई मेन में स्कोर लाने के ज्यादा चांसेस है। हालांकि वहां भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बट कहीं ना कहीं आप देखिए जो स्कोर जाता है, ऐसा नहीं कि 90% पे आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा, नहीं, आप 50% पे भी बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं, राइट। तो जेईई मेन का जो अभी तक बच्चों ने तैयारी किया होगा वो एक अलग पैटर्न पे किया है। अब जब एडवांस में आएंगे तो इनको कुछ पैटर्न अलग वे में जाना पड़ेगा। अब उसी पे हम बात करेंगे। जैसे क्या है कि अगर हम एग्जाम की बात करें तो यहाँ कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। उनको किस कॉन्सेप्ट से पिकअप किया जा सकता है, हम कैसे उसको तैयार करें, ये बातें बहुत मायने रखती है। जैसे अगर हम कहें बेटा आप डेप्थ में पढ़िए एडवांस के लिए, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट। डेप्थ में कैसे पढ़े बच्चा, क्योंकि डेप्थ तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि आईआईटी वाले क्या पूछना चाहते हैं, हम वही पढ़ लेते हैं, तो वो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। जैसे अब इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल जो बच्चों को आ रहा है वो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पे आ रहा है। यस, ठीक है, जेईई मेन में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्वेश्चन कैसे करें। कहीं कहीं ये एडवांस का ही पैटर्न था जो अभी जेईई मेन अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हर जगह नहीं बनते, हर जगह आप क्वेश्चन बना भी नहीं सकते। तो वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़िए जहां पे इंटीजर के क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकता है। अगर मैं जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री, राइट। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल लाइन पूछ लेगा, लेकिन वो नंबर में चाहिए, डिजिट में चाहिए, राइट। सॉलिड स्टेट में जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लेगा, राइट। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, राइट, ये पूछ लेगा। सबसे ज्यादा मैक्स कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेगा कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, राइट। ऐसे ही आप जब जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है मोल कॉन्सेप्ट से इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, राइट। कि कितने मोल प्रेसिपिटेट होगा, कितने मोल बनेगा, कितने मोल लिमिटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये नंबर से डील होता है। तो इंटीजर क्वेश्चन कहाँ हम पूछ सकते हैं, जहां पे नंबर की बात हो। अगर आप इनऑर्गेनिक में आते हैं या ऑर्गेनिक में आते हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछ लेगा, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, राइट। अब वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट में क्या करेगा ना, आइसोमेरीज में डाल देगा। अगर कायरल कार्बन बना देगा। हाँ, हमसे अगर कोई पूछे कि सर ऐसा कोई टॉपिक बताइए जो बना ही है इंटीजर के लिए, तो मैं बोलता हूँ आइसोमेरीज। आइसोमेरीज में एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी पेपर सेट करने वाला घूम फिर के आइसोमेरीज में ही आता है और यहाँ से वो इंटीजर के क्वेश्चन उठा लेता है। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट बात सर ने बताई बच्चों, आइसोमेरिज्म को जरूर देखकर जाना अगर आपको अपने इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस के लिए करना है। तो ये सर का ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखें बच्चा। जैसे अगर कोई रिएक्शन दे देगा, पूछेगा नंबर ऑफ आइसोमर बताइए, नंबर ऑफ एनेंशियोमर बताइए, नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर बताइए, या कितने कायरल कंपाउंड हैं ये बताइए। अब उसमें 10 कंपाउंड दे देगा, आपको काउंट करना होगा कि कितने कायरल कंपाउंड है। उसमें ट्विस्ट क्या करेगा कि उसने पूछा था कायरल कंपाउंड, आप लगेंगे देखने कायरल सेंटर। तो कायरलिटी जो है और कायरल सेंटर दोनों बहुत अंतर है। ये सब चीजें आपको दे देगा। उसी में और क्या चीजें कर सकता है, जैसे बहुत बेसिक चीजें पूछ सकता है। क्या करेगा, पूछ देगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग आइसोमेरिज। अब उसमें 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, राइट। ये डायस्टीरियोमर है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, राइट, या इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। सोचिए कितना कंबाइन कर रहा है वो। और यही सेम चीज मोर देन वन करेक्ट के लिए भी अप्लाई करता है। मोर देन वन करेक्ट में क्या है, डेटा वही रहता है, लेकिन जब क्या बनेगा पूछता है तो सिंगल करेक्ट हो गया। कैसे बनेगा, जो बनेगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये मोर देन वन करेक्ट के लिए हो जाते हैं। ठीक है, प्लस आपको ये हमेशा देखना पड़ेगा
कि आइसोमेरिज्म में कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको बोलूं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहां का क्वेश्चन आइसोमेरिज्म में ना पूछा जा सके। तो कहने के लिए तो रहेगा वो आपका अल्डिहाइड कीटोन, अब उसमें पूछ लेगा कौन सा आइसोमर बनेगा, आप तो करा रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन, बट क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का, राइट। ऐसे ही अमाइंस में आप चले आएंगे, वहां भी देगा अमाइंस, पूछेगा कौन एनएनसीओमर रिजॉल्व हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। कंपाउंड तो अमाइंस का है, बट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रिजिडिटी किसमें है, किसमें जो फ्लिपिंग है नहीं होगा लोन पेयर का। तो इंटीजर एक बहुत चैलेंजिंग एंड बहुत बढ़िया अप्रोच वाला क्वेश्चन है। इसलिए आपको करना क्या है, उसी अप्रोच में पढ़ना है। इंटीजर आप तभी कर सकते हैं जब उस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है और उसकी वेरिएबिलिटी आप अच्छे से समझ। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, मैं एक टॉपिक उठा करके आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे तो सर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कीजिए जो ये मतलब जरूर देख कर जाएं, जिनको जैसे आपने एक आइसोमेरिज्म बताया कि इसको करना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर इनके पास टाइम रहता है तो उसको जरूर टच करके जाएं, बाकी चीजों को टच करें या ना करें। चलिए तब मैं काम करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा डिस्कशन, बट आप कह रहे हैं तो, क्योंकि क्या है ना, अपना जो सिलेबस है वो टेल है, राइट। और जब पेपर बनाया जाता है तो बैलेंस क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। बैलेंस का मतलब ये है कि हम 10 to 15% क्वेश्चन ऐसा डालते हैं जो भी किसी भी बोर्ड से पढ़ रहा हो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, वो उसकी मोरालिटी बूस्ट अप के लिए डाला ही जाता है, राइट। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमने आइसोमेरिज्म की बात की, ऐसा नहीं है कि आइसोमेरिज्म से केवल इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो मोर देन वन करेक्ट होंगे, राइट। अब इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन देखिए कहीं से भी बनेंगे, बट मेन चीज क्या होगा कि आपको नंबर में डिफाइन करना होगा, यानी बहुत क्लियर कट पूछेगा कि कितने बनेंगे, कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन से मॉलिक्यूल है जिसमें ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन कौन से मॉलिक्यूल है जिनका स्ट्रक्चर ये होगा, राइट। उसमें क्या होगा ना, आपके पास वेरिएशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर आप 3 कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं, चौथे का नहीं जानते, तो आप मोर देन वन करेक्ट नहीं कर पाओगे, आप इंटीजर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऐसा देगा जिसमें रेडिकल डाल देगा, कार्बीन दे सकता है, अनायन देगा लेकिन रिजोनेंस लगा देगा, राइट। तो ओवरऑल क्या है ना कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपको पूरा थरो पढ़ना पड़ेगा। एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस में आप केवल सुपरफिशियली नॉलेज से भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एडवांस के लिए सर आपको क्या लगता है बच्चे के कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मतलब जो एक्चुअल में नीडेड है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो? सर मुझे तो लगता है कि अगर 3 चैप्टर बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर है। केवल 3 चैप्टर। यस सर। जैसे यूसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें वो बच्चा अच्छे तरह से जानता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल कौन है, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, किस कंडीशन में बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ये जान जाए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोई भी रिएक्शन करा लीजिए, आप 2 ही टर्म में तो बात करेंगे, या तो इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे या तो न्यूक्लियोफाइल की बात, राइट। तो ज्यादा आप बात ही नहीं कर सकते, राइट। अब आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा या तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, किस कंडीशन में कौन सा बिहेव करेगा यही आपसे पूछा जाता है, राइट। और वो कंपाउंड की कंडीशन जीओसी बताएगा आपका, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है कि आप ट्रांसलेशन मत सीखिए, आप ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखिए। अगर वो आप जानते हैं ना तो कोई भी ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। बच्चे रिएक्शन रटते हैं, ये होगा तो ये होगा, ये ऐसे जरूरत नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोरेन लेता हूँ BH3, सबको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। और भी बच्चों ने पढ़ा है, जैसे अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करा, वहां पे भी यूज किया जाता है, राइट।
अब एक इसको पूछ दिया THF में डाल करके, और एक लिया सर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, राइट, या पूछ लिया LiAlH4, राइट, तो सब हाइड्राइड है, लेकिन इसकी केमिस्ट्री जरूरी नहीं है कि आप इसका डिटेल पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। अगर आपने जीओसी पढ़ रखा है तो आपको पता है कि जो बोरेन है उसमें बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यस, उसकी इनकम्प्लीट है। इनऑर्गेनिक से आप सॉल्व करेंगे इसको। तो जब कभी भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप पे इसको अटैक करवाएंगे तो पहले तो इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा, करेक्ट, पहले तुम इलेक्ट्रॉन दो तब हम हाइड्राइड ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये रिड्यूस जरूर करेगा लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह करेगा। यस, राइट, आप समझ आपको क्या चाहिए। अगर आप LiLH4 पे जाते हैं तो वहां तो हाइड्राइड है, उसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड की जरूरत नहीं है, वो खुद हाइड्राइड देगा। यस, मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूं तो कोई भी अगर कार्बोनिल ग्रुप में लेता हूं तो जब आप बोरेन लेंगे तो पहले तो ये लोन पेयर से कोऑर्डिनेट करेगा, फिर ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा। इसके लिए जरूरी थोड़ी है हाई लेवल का कॉन्सेप्ट। आपने जीओसी में पढ़ रखा है कि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिमांड करे, राइट। जब आप ये लेंगे LiAlH4 तो इसमें जो हाइड्राइड है वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा। तो दोनों की केमिस्ट्री आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरा मानना है जीओसी बहुत अच्छे से होना चाहिए। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो बिना जीओसी के आप सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों के साथ यही गलती होती है सर कि बच्चे डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन पे पूछ जाएंगे, हेलो एल्किन हेलो एरिन करने लगे, बोलेंगे मेरा तो 12th का सिलेबस है तो मैं 11th क्यों पढूं। देन दे केम टू रियलाइज कि यार यहाँ तो ऐसे टूल्स आते हैं, मुझे तो कार्बोकैटायन ही नहीं पता। कई ऐसे बच्चों का भी मेरे पे कॉल आता है, सर मुझे कार्बोकैटायन ही नहीं पता क्या होता है, और वो 12th क्लास की बुक उठा के बैठा है। तो मैं उसकी वहां पे बुक बंद करवा के कि भाई तुम पहले ये देख ले उसके बाद वहां आ जाना। बोलता है सर कई बच्चों ने कुछ वेब सीरीज से सीख लिया कि केमिस्ट्री तो ऐसा कि कभी समझ में ही नहीं आ सकता। बोले सर एप्पल नीचे गिरेगा तो वो तो न्यूटन के हिसाब से गिरेगा, आपके हिसाब से एप्पल गिरेगा तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग जाएगा और गिरने के बाद रेजोनेंस से वो आगे निकल जाएगा। तो मैंने कहा भाई है, वास्ट है, लेकिन एक बार अगर इसका खेल समझ पाओ। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे खिलाड़ी हैं यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मतलब आप इनके रिसर्च पेपर देखो ना, इज द इन्वेंटर, इज द इन्वेंटर। बच्चे ये बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो कि खुद इन्वेंट करते हैं, इनका थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग लेवल का। तो जो सर आपको बता रहे हैं ना कि जो बाइबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो छुपी हुई है जीओसी में, आइसोमेरिज्म में और रिएक्शन मैकेनिज्म में, है ना सर। हाँ सर, बिल्कुल। ये 3 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं ना तो कोई भी ऐसी केमिस्ट्री जो आपने पहले ना पढ़ी हो वो भी अगर आपके सामने आता है तो आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ अटैक करा सकते हैं, क्यों करा सकते हैं, और अटैक होने के बाद क्या बन सकता है। यही तो पूछा जाता है, यही पूछा। अगर आपने ये तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे के सारे क्वेश्चन या सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग होगा। ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम क्या होता है जानते हैं? केवल एक चीज का, इनिशिएटिव कहाँ से लें, कहाँ से स्टार्ट करें, वही बता देता है कि आपका आंसर सही आने वाला है क्या गलत आएगा। तो वो इनिशिएटिव अगर आप सोचने के लायक हो गए हैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जानने के लिए सर बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये भी ना सोचे कि आप अकेली रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़कर चले जाएंगे और आपका निकल जाए। तो सबका कहने का मतलब यह है कि आपने रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, जीओसी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उसके बाद आप बाकी चैप्टर पढ़ रहे हो तो यू विल बी एबल टू अप्लाई दोस कांसेप्ट एंड लर्न दैट हाउ टू अप्लाई दोस कांसेप्ट। तब आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाता है उसका। जैसे आपने रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की सर, तो मैं एक बात बताऊं, मतलब ऐसा मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम जगह लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते हैं। भाई ये SN1 है, ये SN2 है, या ये एलिमिनेशन है, इनके 4 टाइप होते हैं, राइट।
और अगर उन 4 टाइप को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं उसमें कैसे अप्लाई करना है, या उस एसएन रिएक्शन को किस किस चैप्टर में कौन कौन से एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करना है, अगर ये आपने पढ़ा है तो आपने पूरा पढ़ लिया, बिल्कुल आपसे रिएक्शन मैकेनिज्म से हो जाएगा। जैसे अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हर बच्चा जानता है SN1 है, SN2 है, राइट, बट अप्लाई लेकिन वो नहीं जानता कहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं, हाँ, उसको SN1 प्रैक्टिस ना कराकर उसे बस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे दिया जाता है। प्रॉब्लम SN1 ये होता है, SN2 ये होता है और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक, बट वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे लगाने हैं वो नहीं बता। हालांकि टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है, कई बार कई टीचर्स को जैसे कोचिंग में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा कई बार समय की कमी हो जाती है, लेकिन हाँ इतना तो ग्राउंड दो ताकि आगे जाके वो चीजों को कवर अप कर पाए, उसके लिए वो डेफिनेशन ना बनी रह जाए, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, राइट सर। और इसमें सर बहुत ज्यादा मेजर रोल बच्चों का भी होता है, करेक्ट, क्योंकि देखिए हम आपको कोई चीज बताना चाहते हैं, या वो कहते हैं ना सब कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक ही तरीके में है, हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, वो लेना ही नहीं चाहता है तो हम अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। हम बेस है, हम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, कोई तो चाहिए ना जो इलेक्ट्रॉन ले, बिना लिए तो हम बेस का काम कर ही नहीं सकते ना सर। सर की तो भाषा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलती है बच्चों, है ना, ठीक है, तो सर चाहते हैं कि आप लोग अच्छे लुइस एसिड बने। एग्जैक्टली सर, हम लोग तो लुइस बेस हैं, आपको बनना है बहुत अच्छा लुइस एसिड, तभी जाके आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इंटीजर टाइप में सर आपने बहुत अच्छा बताया। एक एमसीक्यू रिलेटेड सर आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को, इसमें बड़ा दिक्कत हो रही है बच्चों को। सर मैं आता हूँ अब थोड़ा सा डायरेक्ट पेपर अटेंड कैसे करें, यस यस, वहां पे क्या क्या मेन पॉइंट है जो आपको देखना है, राइट। देखिए जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होता है वो इंडिया में 95% कोचिंग या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए होते हैं, बच्चे भी उसी के प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई टेक्स्ट बुक उठा के देखिए तो 500 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट का होगा, तो 100 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट का होगा, तो 10 क्वेश्चन इंटीजर का होगा। ये एक ट्रेंड है, मतलब ऐसे लोग कर रहे हैं। तो सिंगल करेक्ट में तो बच्चों में एक बात बता दूं, जिस तरीके से आपने जेईई मेंस की तैयारी की है वो मोर और लेस सफिशिएंट है सिंगल करेक्ट के लिए। लेकिन अब क्या करना है कि पहले आप पढ़ते थे सुपरफिशियल नॉलेज, जैसे आपने कोई भी रिएक्शन ले लिया, जैसे रिडक्शन की ही बात कर लिया हमने, तो आपको ये पता था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके ये क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। लेकिन जब आप जेईई एडवांस में आते हैं तो आपको क्या जानना पड़ेगा कि कितने मोल LiAlH4 की जरूरत पड़ेगी 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए। ये इस तरह का सिंगल करेक्ट बनने लगेगा, राइट। दूसरा पॉइंट, अब जब मल्टीपल करेक्ट आएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा कि दे देगा रिडक्शन ऑफ दिस रिएक्शन या करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल। ये मोर देन वन करेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा। अब उसमें पहला ऑप्शन क्या देगा कि LiAlH4 behaves as न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। दूसरा दे देगा कि पहले एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा। मतलब यह है कि पूरा थरो प्रोसेस अगर आप जानते हैं तभी तो आप मोर देन वन करेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मोर देन वन करेक्ट रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इसका जो मार्किंग सिस्टम है वो क्या है, आपने सब करेक्ट किया पूरे नंबर, आपने आधे करेक्ट किया बट गलत नहीं किया आधे नंबर, एक भी गलत कर दिया -2 नंबर। बेटा ये जो मार्किंग है आप देखो कहाँ आप ज्यादा सेफ से ज्यादा अच्छा ज्यादा नंबर उठा सकते हो, इस पे ध्यान दो आप, पहली बात, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जितना आपने टॉपिक पढ़ा है उसको और अच्छे से पढ़ो, राइट। जैसे आपने एल्डिहाइड कीटोन की केमिस्ट्री पढ़ रखी है उसको और अच्छे से पढ़िए। अच्छे से मतलब क्या है मेरा, आप टेक्निकली एडवांस करिए, टेक्निकली एडवांस करिए। जैसे क्या है कि फेलिंग टेस्ट आपका ग्लूकोज भी देता है या फ्रक्टोज भी देता है। क्यों देता है भाई, एक में एल्डिहाइड है एक में कीटोन है,
क्यों देता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई वो अल्कलाइन मीडियम में होता है जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रक्टोज मैनोज में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब वो टेक्निकली जो एडवांसमेंट है उस टॉपिक का, बेटा अब आप उसको पढ़ना शुरू करें। तो सर बच्चे अभी, उनके पास टाइम का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, टाइम कम है, और इन कंसेप्ट को कम क्वेश्चंस में ज्यादा अच्छे से बनाने के लिए आप कौन से क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि कुछ लगाओ मत लगाओ लेकिन ये जरूर लगा के चले जाना अपने एग्जाम से पहले, ऐसा कुछ सजेशन आपकी तरफ से? हाँ सर, ऐसे मतलब कई सारे टॉपिक है जिसमें इस तरह के मतलब अगर हर टॉपिक का डिस्कशन किया जाए तो सर काफी डिटेल हो जाएगा। मतलब मैं मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस लगा के जाए, मतलब कोई बुक ले या प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट देख कर जाए, मतलब कोई एक चीज आप जो बोल के जाओगे कि भाई अगर पेपर देने जा रहे हो तो ये जरूर देख जाना, बस ऐसी कोई चीज? अब सर इसके लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे एडवांस, राइट, उसके क्वेश्चन नहीं, उसके पैटर्न को देखिए। मतलब वो कहाँ से कॉन्सेप्ट उठा रहा है, आप मत देखिए, आप पैटर्न देखिए कि उसने अगर अल्डिहाइड कीटोन उठाया तो उसने कहाँ से क्वेश्चन उठाया था। मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि कैनिजारो का काइनेटिक्स पूछ लिया हो, राइट, या क्लेजन या अल्डोल में डिफरेंस पूछ लिया हो, राइट। तो आप उस पैटर्न को पकड़िए जहां से वो पेपर बनाया गया है, रादर देन डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। आपने देखिए रिडक्शन है, आप भी रिडक्शन तैयार कर लिए, उससे आपका काम नहीं हो पाएगा। अब देखिए ना कि उस कॉन्सेप्ट में उसने किस चीज को पिकअप किया, उसी तरह से उसी अप्रोच से उसी चैप्टर के अदर चीजों को पिकअप करेगा। तो आप थोड़ा सा अप्रोच उस वे में लगा लीजिए जिसमें मैं एग्जामिनर क्वेश्चन पिकअप कर रहा है, तब आपकी कम समय में वो सारे टेक्निकल टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे या कवर हो जाएंगे, इससे क्वेश्चन हो पाएगा। अब जैसे मैं एक बात कहूँ, चलिए एक अमाइंस चैप्टर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। अब अमाइंस चैप्टर आप लेते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ होती है तो डाइजोनियम का बनना। क्योंकि अगर NH2 ग्रुप निकालना है एज ए लिविंग ग्रुप तो यही एक मेथड है जिस तरीके से आप NH2 को डिस्प्लेस कर सकते हो, राइट। अब डाइजोनियम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो होती है डाइजोनियम की कपलिंग रिएक्शन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। तो आप कपलिंग रिएक्शन देखिए कि भाई किसके साथ वो कपलिंग देगा, क्यों फिनॉल के साथ देता है, क्यों एनिलीन के साथ देता है, इसके डेरिवेटिव के साथ क्यों देता है, क्यों कभी एसिडिक मीडियम चाहिए थोड़ा सा, क्यों स्लाइटली बेसिक मीडियम चाहिए। सर एडवांस का मतलब नहीं होता है ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें पढ़ लीजिए रख लीजिए ना, बिल्कुल नहीं। जो समझ टॉपिक लो चीज को, हाँ, उसमें पढ़िए, उसको फील करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा समय दो उसे, हाँ धैर्य समय रखो। दे। ये ना सोचो कि अरे यार ये वाला टॉपिक है जल्दी से खत्म करा लेता हूँ। कई बच्चे क्या सर एम बना लेते हैं कि आज के दिन तो मैं ये टॉपिक करूंगा ही। अरे भाई तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि यू नो कि तुम एक दिन में इसको खत्म कर पाओगे। तुम कुछ मत अपना एम बनाओ, हो सकता है तुमसे 2 घंटे में हो जाए, हो सकता है तुम्हें 4 दिन भी लग जाए, लेकिन करो तो अच्छे से करो, वरना फिर मत करो भाई। अगर एक लाइन में कहूँ सर तो खत्म कैसे करना है ये ज्यादा मायने रखता है, राइट। मतलब ये कि क्या उस टॉपिक को आपने ऐसे खत्म किया है उसमें से एडवांस के क्वेश्चन आते हैं और आप आराम से बना लेते हो, तब मैं कहता हूँ वो टॉपिक आपका खत्म हो गया। तो आपको पूरा सिलेबस भी नहीं करना बच्चों, यहाँ तो आपको कितनी परसेंट लानी है, वो हाँ, मेंस था जहाँ आपको पूरा सिलेबस करना था। यहाँ कम करो पर अच्छा करो, कम खाओ पर अच्छा खाओ भाई। अब जैसे मैं इनको बता दूं सर क्वेश्चन कैसे एडवांस में आता है। एक रिएक्शन देगा, अब रिएक्शन रहेगा मान लीजिए आपका अल्डिहाइड कीटोन का प्रोडक्ट जो बनेगा वो आइसोमर पूछेगा जो रहेगा आइसोमेरिज्म का, और उसी में एक चीज क्या डाल देगा कि किसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। बात थोड़ा समझिए, आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया, अल्डिहाइड कीटोन का वो रिएक्शन पढ़ लिया, अब आइसोमेरिज्म भी आप जानते हैं कि चलिए ये डाइस्टेरियोमर है, ये एनेंसियोमर है। लेकिन अगर जो बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक पहला चैप्टर जो है 11th में, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वो चीजें सेपरेट हो सकती हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो,
तो सर उस क्वेश्चन का आधा नॉलेज आपके पास था, बट क्या फायदा, आप तो वो क्वेश्चन कर नहीं पाए ना। तो एडवांस में सर थोड़ा सा मैं ये जानता हूँ, स्पेशली ऑर्गेनिक में एक ड्रॉबैक भी है, एक एडवांटेज भी है, दोनों कह सकते हैं कि मतलब कनेक्टिविटी आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का, करेक्ट, तब आप बहुत अच्छा यूज करना चाहिए। आने वाले चैप्टर में देखिए, अभी आपके पास बच्चों इतना टाइम है या नहीं है, लेकिन आपके जूनियर्स भी होंगे और इतना तो है, लेकिन सबको आप यही सजेस्ट कीजिए कि कम से कम शुरू से लेके बाद तक के फ्लो को कनेक्टेड वे में लेके कनेक्ट कर ले, बस कनेक्ट उतना कर। कर आप लिया अगर तो आइसोमेरिज्म करते हैं तो उस आइसोमेरिज्म को रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज करना सिखाना चाहिए, यूज करना है ना। और अगर आप जीओसी करते हैं तो उस जीओसी को आगे जाके यूज करना सिखाना चाहिए कि अरे ये क्यों गया, ये क्या बन रहा है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हें देख के एकदम क्लिक मारनी चाहिए। बस वही तो है जान, आत्मा वही है, बाकी तो शरीर उधर पड़ा हुआ है। तो यही अटक गया था वीडियो। यस इन बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ना है सर, इनको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ लेना है। और वो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं। अब जो है आइसोमेरिज्म में ये नहीं पूछेगा कि कायरल सेंटर हो, ये हो, फलाना हो, ढिकाना हो, ये नहीं पूछेगा। वो सिंपल पूछ लेगा द इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर कायरलिटी, राइट। अब आपको वो पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल अगर डिसिमेट्रिक है तो भी वो कायरल हो सकता है, असिमेट्रिक का होना एकदम से जरूरी नहीं है। तो वो अप्रोच जो है ना, उसी को एडवांस वाले यूज कर लेते। तो आप ज्यादा मत पढ़िए, जो टॉपिक पढ़ते समय आपको लगे यार ये बात थोड़ी अलग है, मतलब एक जनरलाइजेशन से थोड़ी अलग है, कुछ वैल्यू है, ये ज्यादा जगह अप्लाई किया जा सकता है, या इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूरी केमिस्ट्री घूम रही है, उसको जरूर पढ़िए, वही आपको पढ़ना है, क्योंकि वही एडवांस से पूछेगा, राइट। तो देखो बच्चों, हम अपने एंगल से सोचेंगे, आपके पास टाइम अलग है, आप अपने एंगल से सोचेंगे, लेकिन मैं एक बहुत स्ट्रेट वे में एक बात कहना चाहूंगा बेटा, एडवांस एग्जाम लिखना, एडवांस क्वालिफाई करना और आईआईटी में जाना, ये 3 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और आप देखो कि आप किस स्टेज पे हैं, वहां से आप क्या बेटर कर सकते हैं, हमेशा वही ट्राई करो। अगर हमने आज तक एडवांस के लिए नहीं पढ़ा है और हम आज से ये पढ़ने लगे कि मुझे आईआईटी बॉम्बे चाहिए, तो बेटा कहीं कहीं हम थोड़ा गलत कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे हम ले सकते हैं, लेकिन जितना टाइम चाहिए उतना अपने पास बचा नहीं है, राइट। अभी के स्टेज पे अपने को क्या सोचना चाहिए, कोई बात नहीं, हम आईआईटी बॉम्बे ना सही कोई दूसरी आईआईटी जा सकते हैं, राइट। उसके लिए हमें अंडर 100 रैंक की जरूरत नहीं है, या अंडर 500 रैंक की जरूरत नहीं है। हम अगर 1000 में है तब भी आईआईटी जोधपुर, आईआईटी गोवा, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी धनबाद, ये सब जगह भी है। तो आप अपने आप को क्विकली एक आध दिन में देख लो कि किस वे में आप कितना इस टाइम में कर सकते हो, इसके हिसाब से आप अप्रोच लगाओ। एक अप्रोच सबके लिए सही नहीं है बेटा। जो बच्चा ऑलरेडी एक आईआईटी रुड़की तक है या किसी और जगह तक है, वो आईआईटी बॉम्बे का टारगेट बनाए तो उसका अप्रोच अलग होगा। एक ऐसा बच्चा जो जेईई क्वालिफाई कर रहा है, एनआईटी वगैरह तक जाने के लिए है, वो अगर सोचा कि चलिए इतना बच्चा है मैं छोड़ूंगा नहीं, इतने में कुछ तो कर ही लूंगा, कोई आईआईटी तो ले ही लूंगा, उसका अप्रोच थोड़ा अलग होगा। तो बेटा ये थोड़ा ध्यान देना, ऐसा नहीं कि हम जो बातें कह रहे हो किसी एक के लिए, जैसे इन सारे बच्चों के लिए है, तो हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं। आप पे क्या सूट होगा वो आप अपना करंट सिचुएशन जो है, जो आपका इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस की पावर है, उस हिसाब से प्लान करिएगा, वो आपके लिए ज्यादा है। तो अविनेश सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपसे कई सारी चीजें शेयर की और बहुत ही डिटेल्ड के अंदर सर गए और बताया कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है तो किन चैप्टरों पे आपको ध्यान देना चाहिए, इंटीजर टाइप में किस चैप्टर से आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी सर ने बताई। तो अविनेश सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे बच्चों को इतना सजेस्ट किया, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए मैं और बच्चे आपके बहुत आभारी रहेंगे। बच्चों, अगर आप चाहते हो कि इस तरह के इनिशिएटिव और ज़्यादा हो तो ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और कम से कम अपने जूनियर्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग ये सारी चीजें जान पाए
जिसका शायद आपको समय नहीं मिला था। तो खैर, हम लोग आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप बहुत जल्दी आईआईटी के अंदर जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर, मैं इस आईआईटी के अंदर पहुंच गया हूँ, और आपके सीनियर सर है तो हो सकता है वहां पे आपसे मिल भी जाए, है ना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच अवनीश सर फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड मतलब सजेस्टिंग आवर स्टूडेंट्स। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बेहतर करिए, हमें तभी अच्छा लगता है जब हम अपने बच्चों को बहुत टॉप पे देखते हैं। कोई आईआईटी में मिल जाए कहे सर मैं उस बैच का था, उससे मतलब बेहतर मोमेंट कुछ होता ही नहीं है लाइफ। यस।